वेलकम टू लर्निंग विद। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स कैसे एक दूसरे से अलग हैं और इनमें कौन से सेल्स होते हैं, दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम्स, और उनका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। प्यूबर्टी अटेन करने के बाद मेल ऑर्गेनिज्म में स्पर्म प्रोडक्शन, फीमेल्स में ओवम प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। बट क्या इन कंडीशंस में कोई भी एक फीमेल इम्प्रेग्नेंट हो सकती है? क्या उसके अंदर बेबी प्रोडक्शन, मतलब हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है? नहीं, रिप्रोडक्शन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि स्पर्म एंड ओवम आपस में कंबाइन ना हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। तो फिर सेक्सुअल में कैसा होता है? सेक्सुअल में दोनों गैमेट्स, दोनों स्पर्म्स एंड ओवम्स, दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों का फ्यूजन होना जरूरी है। जब तक दोनों आपस में आके मिलेंगे नहीं, फ्यूज नहीं होंगे, तब तक रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये चीज हमने फ्लावर के केस में भी देखी थी कि जब एंथर से पोलन ग्रेन्स उड़ के स्टिग्मा तक जाते हैं, वहां से स्टाइल से पास होकर ओवरी में जाएंगे। ओवरी में जब वो ओव्यूल से फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, फिर जाकर उसमें फ्रूट डेवलपमेंट होता है। ये हमने पढ़ा था। सिमिलरली उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? फर्टिलाइजेशन। सिमिलरली यहाँ पर भी मेल ऑर्गेनिज्म से स्पर्म, फीमेल ऑर्गेनिज्म में ओवम जब आपस में आके फ्यूज हो जाएंगे, मिक्स होंगे, देन ओनली द रिप्रोडक्शन कैन टेक्स प्लेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन आप क्या बोल सकते हो? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म विद द फीमेल गैमेट दैट इज ओवम टू फॉर्म अ जाइगोट। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे और एक सेल बना लेंगे, दैट सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन ना दो तरीके से होता है। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जैसे इसके नाम में समझ आ रहा है, इंटरनल मतलब क्या होगा? अंदर। अंदर किसके? बॉडी के अंदर। अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर टेक प्लेस कर रहा है, मतलब बाकी बेबी का डेवलपमेंट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी से जितना देख रहे हैं कि फ्यूजन होना चाहिए। फ्यूजन मतलब स्पर्म और ओवम आके मिक्स हो गए, दोनों मिक्स हो गए, हमने जाइगोट बनाया। सिर्फ इतनी प्रोसेस अगर बॉडी के अंदर होती है तो आप उसे बोलते हो इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर ये प्रोसेस बॉडी के बाहर होगी तो आप इसे कहोगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल तो आपको लग रहा होगा कि हाँ हमने देखा है ह्यूमन बींग्स में बेसिकली यही तो होता है, बेबी बॉडी के अंदर बनता है, मतलब फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर हुआ होगा, बेबी अंदर बना होगा, तो वो इंटरनल होता है। एक्सटर्नल कैसे होता होगा? एक्सटर्नल तो थोड़ा इमेजिन करने में मुश्किल हो रही है ना कि कैसे पॉसिबल है, बॉडी के बाहर कैसे फ्यूजन हो सकता है। तो बेसिकली जो हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी मीडियम। हवा में तो नहीं जा सकता ना, स्पर्म्स और ओवम हवा में जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए टेरेस्ट्रियल में इंटरनल होता है। लेकिन जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मोस्टली फिशेज हो गए, कुछ क्रस्टेशियंस हो गए, है ना, फ्रॉग वगैरह हो गए, इनमें पॉसिबिलिटी है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसमें क्या होगा? जो मेल्स होंगे वो अपने स्पर्म्स पानी में छोड़ देंगे, जो फीमेल्स होंगी वो अपने एग्स या ओवम्स पानी में रिलीज करेंगी। फिर स्पर्म्स और ओवम्स जब आपस में कभी आके मिलेंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, तब जाके आप उसे कहोगे कि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि बॉडी में ओवम ही है, स्पर्म जाएगा, फ्यूज होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्टिलाइजेशन इज मोर इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जबकि एक्सटर्नल में क्या है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इतना सारा पानी होगा, मान लो नदी में ही डाले, नदी में स्पर्म्स आए, नदी में ओवम्स आए, वो दोनों मिक्स होने के लिए उनको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्टिलाइजेशन बहुत कम है इसमें, एक्सटर्नल में। इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम्स रिलीज किए जाते हैं पानी के अंदर,
ताकि उनमें से कुछ 2-4 हजार फर्टिलाइज हो जाए और बेबी का फॉर्मेशन हो। आधे से ज्यादा तो वेस्ट हो जाते होंगे, बट कुछ का फर्टिलाइजेशन हो जाए। प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ जो गैमेट्स रिलीज इन द वाटर होता है वो ऑब्वियसली एक्सटर्नल का ज्यादा होता है और इंटरनल वाले में कंपैरेटिवली कम होता है। होते इसमें भी ज्यादा है, ओवम के नंबर कम होते हैं, स्पर्म भी मिलियंस में ही जाते हैं ताकि चांसेस थोड़े रहे फ्यूजन होने के। लेकिन एक्सटर्नल में इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्पर्म्स एंड ओवम्स को रिलीज करना पड़ता है पानी के अंदर। ठीक है, तो आई होप अब थोड़ी चीजें क्लियर हुई होंगी कि इंटरनल मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होता है, एक्सटर्नल एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। एक्सटर्नल यहाँ पे ना बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेबी का डेवलपमेंट भी बाहर ही होगा क्या, उसकी कभी कोई गारंटी नहीं है। अभी मैंने आपको सिर्फ फर्टिलाइजेशन बताया है कि इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो, अब बेबी बॉडी के अंदर भी बन सकता है, बेबी बॉडी के बाहर भी बन सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है तो बेबी का फॉर्मेशन भी बाहर होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता। इंटरनल में दोनों केसेस पॉसिबल है, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन समझ आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक स्पर्म होगा, ठीक है, इस तरीके का एक स्पर्म है, एक ओवम है, ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे। ये जो स्पर्म है ये इसके पास में जाएगा, इसकी वॉल को ब्रेक करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा, इसकी टेल जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी और ये जो ओवम है इस ओवम के अंदर आपका ये स्पर्म वाला जो हेड रीजन है सिर्फ वो ओवम के अंदर जाता है, टेल रीजन ब्रेक होके बाहर रह जाती है और ये स्ट्रक्चर बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, जाइगोट। ठीक है, सो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट with female gamete to form zygote. This process is called as fertilization. अब मैंने अभी अभी आपको बताया कि हर एक स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होता है ना। मतलब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हो, मैं कहूंगी इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो इसका मतलब ह्यूमन बींग जितने भी अर्थ पे हैं, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो एशिया या इंडिया में हो, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर इतने ही क्रोमोसोम होंगे। अगर क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जो एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर्स होते हैं या कुछ होता है तो उनमें एबनॉर्मेलिटीज होती हैं एंड दोस एबनॉर्मेलिटीज आर ड्यू टू दी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ दीज क्रोमोसोम्स। या फिर आप कह सकते हो स्पीशी ही चेंज हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऐसा होता नहीं है, बट अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हो सकता है कि स्पीशी ही कोई और हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर जैसे रैट की आप बात करोगे, रैट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफिनेट होंगे, हर रैट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे, हर एक डॉग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। स्पीशीज अगर अलग अलग होती हैं तो फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी कर सकता है। ठीक है, अब आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पूरी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, मेरे हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे भी डाउट रहता था जब मैं छोटी थी कि 46 क्रोमोसोम है तो क्या वो हमारी बॉडी में होता है, तो ऐसा नहीं है, वो हमारे हर एक सेल में होता है। हर सेल में अगर आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम काउंट करोगे तो दैट विल बी 46। ठीक है, अब अगर हर सेल में होते हैं तो इसका मतलब क्या स्पर्म और ओवम में भी 46 होते होंगे। अगर स्पर्म और ओवम में 46 है तो ये जो जाइगोट बना है इसमें तो फिर 92 हो जाने चाहिए, 46 प्लस 46 टोटल 92 क्रोमोसोम्स हो जाने चाहिए। बट क्या ऐसा होता है, अगर 92 क्रोमोसोम हमारे जाइगोट में है तो जो बेबी बना है उसके अंदर 92 क्रोमोसोम्स होंगे, तो वो तो फिर कोई और ही स्पीशी बन गई ना, अरे कहां से 46 ही होने चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, जो बेबी बनते हैं उस बेबी के अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही आते हैं। ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि जब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे 46 क्रोमोसोम स्पर्म और ओवम में नहीं जाते। हमारी बॉडी के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं सिवाय स्पर्म और ओवम के। स्पर्म और ओवम में इसके हाफ मतलब 23 क्रोमोसोम ही ट्रांसफर हो पाता है, ताकि जब भी आपस में फ्यूज हो और एक नया जाइगोट बने तो इसके अंदर टोटल कितने हो जाए 46, ताकि जो बेबी आए उसके अंदर 46 क्रोमोसोम ही रहे। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ। 46 क्रोमोसोम हर एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, हर एक सेल में होते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के स्पर्म में 23 क्रोमोसोम जाते हैं, ओवम में भी 23 जाते हैं, मतलब सिर्फ हाफ जाते हैं, ताकि जब ये फ्यूज हो और बेबी का सेल बने तो बेबी में पूरे 46 जाए, 92 ना हो जाए। ठीक है,
अब ये जो स्पर्म और ओवम फॉर्मेशन, क्योंकि जो भी सेल बनता है वो दो प्रोसेसेस से बनता है। सेल डिवीजन जो होता है ना, दो प्रोसेसेस से होता है। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस से जो सेल्स बनते हैं उसमें अगर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है तो दूसरे वाले सेल में भी 46 ही होते हैं। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सब माइटोसिस से ही बनते हैं। एक सेल से अगर मान लो जैसे मुझे लग गए, मेरे ऊपर के सेल्स निकल गए, अब नए सेल आएंगे तो वो जो नए सेल आएंगे उनमें भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे। तो वो जिस प्रोसेस से बने उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? माइटोसिस। जबकि स्पर्म और ओवम जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? मियोसिस से। मियोसिस में क्या होता है, अगर आपके पास एक सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है तो ये क्या करेगा, ये दो सेल बनाएगा। एक सेल के अंदर 23 जाएंगे और दूसरे के अंदर भी 23 ही जाएंगे। तो हमारे जो स्पर्म्स एंड ओवम्स होते हैं वो इस मियोसिस की प्रोसेस से डिवाइड होते हैं, माइटोसिस से डिवाइड नहीं होते, और उसका रीजन ये है। ठीक है, सिमिलरली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डज द अमाउंट ऑफ डीएनए डज नॉट गेट डबल्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसमें डीएनए इसमें डीएनए दोनों का मिक्स करके डबल हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? उसका रीजन क्रोमोसोम वाला ही है। क्रोमोसोम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। तो जैसे क्रोमोसोम हाफ होता है जब स्पर्म और ओवम बनता है, सिमिलरली अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ जाता है एक नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में। इसमें आधा गया, इसमें आधा गया, आधा आधा जुड़ा। जब बेबी का सेल बना तो उसमें पूरा डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। अब क्योंकि बेबी में जो डीएनए गया है वो आधा स्पर्म का गया है और आधा ओवम का गया है, तो जो हमारा बेबी बनता है उसके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो क्वालिटीज किसकी होती हैं? वो दोनों की होती हैं। वो स्पर्म की भी होती है और ओवम की भी होती है। मतलब जब बेबी बनता है तो कहते हैं ना, अरे इसकी नाक तो इसके पापा जैसी है, अरे इसके जो बाल है तो इसकी मम्मी जैसे हैं, इसका चेहरा तो इसकी मौसी जैसा है। तो ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि जो मदर है उस मदर के अंदर भी जो कैरेक्टर्स आए वो नाना नानी के आए होंगे, फादर में भी दादा दादी के कैरेक्टर्स आए होंगे, फिर मदर फादर जो होंगे उनमें उनके कैरेक्टर्स बच्चे में आए होंगे। तो उस बच्चे के अंदर सबके थोड़े 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 कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं, इसलिए जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो अपने पेरेंट्स से काफी अलग दिखता है। जबकि ए सेक्शन में हमने देखा था क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एज इट इज कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि जैसा एक ऑर्गेनिज्म है पूरा का पूरा उसी का डीएनए दूसरे बेबी में जा रहा है। तो क्योंकि जो डॉटर सेल्स है उनमें वही पूरा डीएनए जा रहा है, कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो ए सेक्सुअल में बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर कॉपीज बनती हैं। जबकि सेक्सुअल में क्योंकि मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए जो बेबी बनता है उसमें दोनों की क्वालिटीज, दोनों के कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ आया कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल क्यों नहीं होता है, उतना ही क्यों रहता है, ये चीजें आई गेस क्लियर हो गई होंगी। कंसेप्ट क्लियर होगा, आंसर फ्रेमिंग इजी हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, बाय बाय।